हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। तो हम कर रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसके हमने थ्योरेटिकल पार्ट कर चुके थे और देखिए हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में क्या समझा था। हमने ये समझा था कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें ओनर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। अभी तक हम जो 11th स्टैंडर्ड में जितना भी हमने अकाउंट्स किया था वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप का था। उसमें जो बिजनेस था वो एक पर्सन का होता था, उसका एक ओनर होता था, सभी प्रॉफिट्स लॉसेस सभी तरह के डिसीजन सब उसी पर्सन के होते थे। लेकिन अभी पार्टनरशिप में क्या होने वाला है कि कई पार्टनर्स होने वाले हैं, जिसका मतलब है कि एक बिजनेस जिसको फर्म कहते हैं उसके कई सारे ओनर्स होने वाले हैं। तो जब ओनर्स ज़्यादा होते हैं और पार्टनरशिप जो फॉर्म है वो चेंज हो चुकी है, तो इससे क्या चेंज होगा हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप के वाले बिजनेस से। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि फर्म है तो फर्म में रिसीव होगा, इनकम होगी, पेमेंट्स भी होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम्स और पेमेंट्स होती थी तो इसके भी होंगे। ऐसा तो है नहीं ये सब कुछ मुफ्त में करने वाले हैं। इसके भी कुछ इनकम्स होंगे, कुछ पेमेंट्स होंगे, यानी कि इसके भी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे और उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को नोट भी करना होगा, रिकॉर्ड भी करना होगा, चाहे वो कैश बेसिस पर करें चाहे एक्रूअल बेसिस पर करें। तो यानी कि चीज़ें तो बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस चलाता था, अब उसी तरह से बिजनेस जो है अब कई सारे ओनर्स मिलकर चलाने वाले हैं। तो सिर्फ ओनर्स के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं लेकिन बिजनेस तो वैसे ही चलाना है। तो ना तो बिजनेस चलाने का सिस्टम बदलने वाला है और ना ही उनको रिकॉर्ड करने का सिस्टम बदलने वाला है। वैसे ही फाइनल अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, वैसे ही जर्नल एंट्रीज रहेंगी, वही सब रूल्स रहेंगे, वैसे ही नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, वैसे ही फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। तो सब कुछ वैसे ही होने वाला है। डिफरेंस इतना है कि पहले ओनर होता था एक, अब ओनर है ज़्यादा। पहले जितना प्रॉफिट होता था वो एक पर्सन अपने घर पे लेके जाता था, अब ओनर ज़्यादा है तो वो सब जो प्रॉफिट है आपस में मिल बांट कर लेके जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि पार्टनरशिप फर्म में काम एक पर्सन कर सभी कर रहे हैं और जो प्रॉफिट है वो कोई एक लेकर जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो लास्ट में बस डिफरेंस इतना आएगा कि जो भी एक फर्म का जो प्रॉफिट आएगा वो सभी आपस में बांटेंगे और वो किस तरह से बांटेंगे बस वही इस चैप्टर में हमें समझना है। तो देखिए फाइनल अकाउंट जो हम जो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में करते थे, क्या करते थे वहाँ पे हम एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। यानी कि हम अपना नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे, ये तो पूरी हमारी +1 में हम करके ही आए हैं, यही तब तो कर रहे थे वहाँ पर फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे। इस तरफ हम कुछ ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, जितना भी हमारा जो बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक होता था। ओपनिंग स्टॉक के साथ यहाँ पर कुछ परचेजेज आती थी, जितना भी सामान हम एक्स्ट्रा परचेज करके लेके आते थे। और यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस आते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते थे वो हम सब यहाँ पर रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पर कुछ हमारी सेल्स हुई होती थी बिजनेस की, अभी भी बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। यहाँ पर कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ रह गया है, अनसोल्ड है, तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते थे और वही ग्रॉस प्रॉफिट जो है अब हम यहाँ पर ड्रॉ डाउन कर लेते थे। ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉ डाउन। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर पहले हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर डालते थे, तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे यानी कि सेलिंग से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते थे और यहाँ पर आ जाता था हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये इस तरह से हम अपना नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते थे। तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही होने वाला है सब, ये सब एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं, ये वाले फाइनल अकाउंट्स हम बनाने वाले हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और इसी तरह से हम अपना नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। अब ये जो नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे, तो अब क्या है, सब यहाँ से पहले क्या करते थे, एक पर्सन होता था उसी की कैपिटल होती थी तो बैलेंस शीट में उसको जाके वहाँ पर प्लस कर देते थे। लेकिन अभी जो ये नेट प्रॉफिट है ये सिर्फ एक पर्सन का नहीं है, अब ये कई पर्सनस का है। अब ये ओनर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके बिजनेस में 3 ओनर्स हैं तो ये प्रॉफिट तीनों में बंटने वाला है, ये सिर्फ एक का प्रॉफिट नहीं है। तो अब क्या करना है, हमें जो नया पॉइंट है वो ये है कि प्रॉफिट को इन सब में बांटना है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पर हमने क्या किया, क्रेडिट किया हुआ है, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे जहाँ पर इसका एक डबल इफेक्ट डालेंगे, इसको कर लेंगे हम डेबिट। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पर इसको हम इसका बैलेंस डेबिट कर देंगे। देखिए हमें पता है अकाउंट्स में 2 इफेक्ट होते हैं, अगर कोई किसी को हमने क्रेडिट किया है तो उसका दूसरा इफेक्ट जो है वो डेबिट होगा। अब यहाँ पे हमने एक स्पेशल अकाउंट बनाया। स्पेशल अकाउंट किस चीज़ का बनाया है, हमने नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का बनाया है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है नेट प्रॉफिट को, उन डिफरेंट पार्टनर्स में को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा टोटल नेट प्रॉफिट इतना है और उसमें से सभी को जितना जितना बनेगा वो नेट प्रॉफिट बांट देंगे। तो अब हमने ये जो अकाउंट बनाया है, जो कि स्पेशल अकाउंट बनाया है, हमने किस चीज़ के लिए बनाया है,
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए। किस चीज़ के लिए बनाया है? प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया है। तो इसका एक खास नाम भी रख दें, स्पेशल सा नेम। तो इसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए सिर्फ प्रॉफिट तो नहीं बटेगा ना, लॉस भी बटेगा। ऐसा तो है नहीं कि फर्म में सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो हो सकता है। जब सभी पार्टनर्स प्रॉफिट बांटेंगे तो लॉस भी बियर वही करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। तो प्रॉफिट एंड लॉस बांटने वाला अकाउंट, तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम नेट प्रॉफिट को डिफरेंट पार्टनर्स में बांटते हैं। अब बांटेंगे कैसे, किसको कितना देंगे, उसके रिलेटेड क्या रूल्स हैं, अब वो हम समझने वाले हैं। देखिए अभी हमने ये देखना है कि नेट प्रॉफिट को हमें सभी पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटना है। हमारी फर्म में कोई भी काम होने वाला हो, किसी भी चीज़ के पे हमने डिसीजन लेना हो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम किसको कंसीडर करेंगे, पार्टनरशिप की डीड को। पार्टनर्स ने अपने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया होगा, एक डीड बनाई होगी जिसमें सब कुछ पहले से मेंशन होगा कि वो अपना काम कैसे करने वाले हैं, हम उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन बाय चांस अगर डीड में कुछ मैटर्स जो हैं वो उसके रिलेटेड कोई बात ना की गई हो, या फिर वो डीड अवेलेबल ना हो, यानी कि वो डीड उन्होंने उस मैटर्स के रिलेटेड बनाई ही ना हो, तब हम क्या करेंगे। देखिए रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। जब उनके पास कुछ मैटर्स के रिलेटेड जो हमें चाहिए वो एग्रीमेंट में ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड फिर डिसीजन कैसे लेंगे। देखिए कौन से मैटर्स होंगे। सबसे पहले तो देखिए डीड में तो हमने बहुत सारे कंटेंट्स पढ़े थे, लेकिन हमारे लिए कौन से जो हैं ज़रूरी हैं अभी, वो कौन से जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टनरशिप डीड में तो नेम ऑफ द बिजनेस भी है, प्लेस ऑफ द बिजनेस भी है, क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टनर्स भी है। क्या वो सब चीज़ें हमें हमारा बिजनेस कंडक्ट करने में या नेट प्रॉफिट जो है उसको बांटने में चाहिए, वो हेल्प करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ वो चाहिए जो फाइनेंशियली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो सिर्फ हम वही वाले मैटर्स को उठा लेंगे जो हमारे फाइनेंशियली बिजनेस को इफेक्ट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आएगा प्रॉफिट शेयरिंग। अब जब हमारे पास एग्रीमेंट ही नहीं है, उसके रिलेटेड एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है कि जो पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई सभी पार्टनर्स ऐसा करो, बाकी बराबर बराबर अपना प्रॉफिट जो है वो ले जाओ, क्योंकि हम किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। जब रेशो है ही नहीं तो हम सबको क्या करेंगे, इक्वली प्रॉफिट जो है वो बांट देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल होगी। इक्वल कहने का मतलब हम कह सकते हैं 1:1 के रेशो में होगी। जितना प्रॉफिट होगा हम सब पार्टनर्स को बराबर बराबर बांट देंगे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट जो रूल है इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट। सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हो सकता है कैपिटल लगाने के बाद जो कोई एक पार्टनर है वो कह दे कि मुझे कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि मैंने कैपिटल लगाई फर्म में तो मुझे इंटरेस्ट दे दो, तो हम कहेंगे कि पहले एग्रीमेंट दिखाओ कि आपके एग्रीमेंट में कितना इंटरेस्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो वो कहेंगे एग्रीमेंट तो है नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो फिर हम कहेंगे भाई कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल लगाना एक पार्टनर की ड्यूटी होती है। अगर आप पार्टनर्स की ड्यूटीज़ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस को चलाने के लिए ओनर का कैपिटल लगाना वो उसकी ड्यूटी होती है, उस पर एक्स्ट्रा वो कुछ भी डिमांड नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं देंगे। कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट लेने का उसका कोई हक नहीं बनता है। सेकेंड इज ड्राइंग्स। अब हमने कहा कि भाई तूने पैसा लगाया, वो तुम्हारी ड्यूटी थी, इसलिए तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलेगा। तो वही पैसा अगर वो बिजनेस से लेके जा रहा है, फॉर्म से लेके जा रहा है, तो फिर वो कहेगा कि ड्राइंग है तो ड्राइंग तो फिर मेरा ही पैसा है, फिर उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल जब उस कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ना तो कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा और ना ही ड्राइंग पर इंटरेस्ट होगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो सभी पार्टनर्स को इक्वल मिलेगी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए लोन क्या होता है, कैपिटल लगाना तो हमने कह दिया अभी पार्टनर की ड्यूटी है, ठीक है, पैसा लगाओ तुम्हारा फर्ज बनता है। लेकिन लोन जो होता है वो क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है जो कोई एक पार्टनर जो है वो बिजनेस में फर्म में लेकर आता है। अब वो फर्म की हेल्प कर रहा है कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर। अब जो एक्स्ट्रा हेल्प कर रहा है उस पर तो कुछ ना कुछ बनता है। तो लोन पर जो इंटरेस्ट है वो कितने % मिलेगा अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर तो एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है कि इतने % लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा तब तो उतना ही मिलेगा, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो कितना भी हो। लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि लोन पे इंटरेस्ट सभी पार्टनर्स को 6% पर एनम मिलेगा। जितना भी उसने लोन दिया है उस पर 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। देखिए कैपिटल लगाना तो उसका फ़र्ज था, ड्राइंग लेके गया वो उसका अपना पैसा था, लेकिन लोन जो है वो उसने फर्म की एक्स्ट्रा हेल्प की है, इसीलिए उस पर इंटरेस्ट देना बनता है। और वो हम कितना देंगे, 6% पर एनम, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम।
रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन होते हैं सैलरीज, वेजेस, कुछ बोनस, कमीशन टाइप किसी पार्टनर को अगर देना हो और कोई पार्टनर जो है वो मांग रहा हो कि मुझे थोड़ा सा, मैंने एक्स्ट्रा काम किया, मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए, या फिर मैंने नई कस्टमर लेकर आया हूँ फॉर्म के लिए, मुझे बोनस दो उसके लिए, या कमीशन मिलना चाहिए, तो मांगेगी तो सब, लेकिन हम देखेंगे कि उसके पास एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर तो है और उसमें लिखा हुआ है कि उसको मिलेगा तो ठीक है, लेकिन अगर उसके पास एग्रीमेंट नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि भाई तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, अगर लेना है तो पहले एग्रीमेंट लेकर आओ। तो ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रूल, जो कि इक्वल मिलेगा सबको, या तो अपनी रेशियो लेकर आओ वरना सबको बराबर बराबर बढ़ेगा प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने कह दिया भाई कैपिटल लगाना तेरी जो थी ड्यूटी थी, उस पर तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। ड्राइंग कहेगा कि भाई मेरा ही पैसा था, मैं ही वापस लेके जा रहा हूँ, तो फिर उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। हाँ, लोन देना वो कुछ एक्स्ट्रा उसकी हेल्प करना हो गया बिजनेस की, तो उस पर उसको 6% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो वहीं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, कुछ भी एक्स्ट्रा सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन हम किसी भी पार्टनर को नहीं देंगे। तो ये कुछ रूल्स एप्लीकेबल होंगे जब एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में जो भी चीज़ें जैसे भी लिखी हुई हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई स्पेसिफिक रेशियो दी हुई है तो उस हिसाब से प्रॉफिट बांटेंगे। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल पे इतने % इंटरेस्ट मिलेगा तो देंगे। ड्राइंग पर लिखा हुआ है इतने % इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो भी चार्ज करेंगे। लोन की परसेंटेज इंटरेस्ट, जो ऑन लोन जो है वो फॉर एग्जांपल जो एग्रीमेंट है उस पर 12% लिखा हो, 9% लिखा हो, तो फिर हम थोड़ी ना 6% पर कर देंगे, तो हम 9 पर देंगे, 12 पर देंगे, या फिर 5% लिखा हो तो 5 पर देंगे। और रेम्यूनरेशन अगर लिखी हो कि किसी पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी, इतना बोनस मिलेगा, इतना कमीशन लिखेगा तो मिलेगा, तो वो भी हम देना ही पड़ेगा, लेकिन तब जब एग्रीमेंट होगा उनके पास। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर ये वाले रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। तो अब देखते हैं जब एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होगा। जब हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बनेगा।